तो आज हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट्स में ही देखेंगे। तो पहले तो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आर्टिकल 25 से 28 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। और आर्टिकल 29 से 30 है कल्चरल एजुकेशनल राइट। 29वां कल्चरल है और 30वां एजुकेशनल है। देखो, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी ज़्यादातर लोगों को याद होता है, इसलिए पार्ट 5 के बाद प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ट्रिक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 32 जो कि रेमेडीज़ हैं, वो सबको पता है। 5 रिट्स होते हैं, जिसमें पहला हैबियस कॉर्पस है। हैबियस कॉर्पस का मतलब हैव द बॉडी शुड बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, है ना। दूसरा है मैंडमस, जिसमें अगर कोई गवर्नमेंट मैन है, मैन से मैन याद रख लेना है ना, गवर्नमेंट मैन काम नहीं किया, मैंडमस। वी कमांड मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है तो उसमें मैंडमस लग सकता है। क्यू वारंटो मतलब इस पोस्ट पे कैसे हो, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इस पर क्यू वारंटो लग जाएगा। प्रोहिबिशन मतलब किसी लोअर कोर्ट को स्टॉप करना, प्रोहिबिशन। और सर्सरी भी है, टू बी सर्टिफाइड करना लोअर कोर्ट के डिसीजन को, ठीक है। तो ये हुआ सर्सरी। ये 5 रिट्स है जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 32 एक्स्ट्रा में बता दो तो ये जो है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है। और आर्टिकल 33 जो है ना, और एक और बात है, सॉरी, आर्टिकल 226 के मदद से हम लोग हाई कोर्ट में भी ये सारे रिट्स को फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। फिर आर्टिकल 33 देखेंगे ना, तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट ऑन आर्मी, एम्बेसडर, रॉ, मीडिया। मतलब कि देखो, फंडामेंटल राइट्स सभी लोगों पे लगते हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है इस राइट्स का। जैसे आर्मी, रॉ है, एम्बेसडर के लोग हैं, मीडिया है, इस पे आप फंडामेंटल राइट्स वो अपना डिमांड नहीं कर सकती। आर्मी अपना फंडामेंटल डिमांड्स नहीं कर सकती, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों नहीं है, क्योंकि वो फिर आर्मी के रूल्स में नहीं आते। आर्टिकल 34 है मार्शल लॉ। अब देखो, मार्शल लॉ जो है ना, वो फंडामेंटल राइट से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आर्टिकल 34 में बताया गया कि मार्शल लॉ के अंदर जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट्स के अधीन नहीं आते हैं, है ना। अगर किसी आर्मी में मार्शल लॉ लग रहा है तो वो फंडामेंटल राइट अपना नहीं मांग सकता है। आर्टिकल 35 जो है वो संसद ओनली पॉजिटिव चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हम आर्टिकल 13 में भी पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 14 से 18 हमने स्टार्ट किया था, लेकिन आर्टिकल 13 जो है, 12 तो है फंडामेंटल राइट का डिफिनीशन, आर्टिकल 13 कहता है कि हम लोग जो है ना प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। कि मान ली कोई फंडामेंटल राइट उसी फंडामेंटल राइट को डिबंक कर रहा हो या फिर उसी फंडामेंटल राइट को कम कर रहा हो इसी फंडामेंटल राइट के अंदर, तो हम उसको क्या कर पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उसमें ऐसा नहीं कि उसका बेसिक आधार, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक फंडामेंटल राइट है, उसको बदल दें। तो आर्टिकल 35 ये कह रहा है कि संसद ओनली पॉजिटिव चेंज कर सकता है, लेकिन आप फंडामेंटल राइट को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। 35 तक हो गया, 12 से 35 तक हो गया। अब हम लोग डीपीएसपी पढ़ते हैं, ठीक है। डीपीएसपी जो है ना, आयरलैंड से लिया गया है, स्पेन है ना, और फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो डीपीएसपी है आयरलैंड स्पेन से लिया गया, 36 से 51 है। देखो, आर्टिकल 36 जो है वो डिफिनीशन है फिर स्टेट का, मतलब एक स्टेट का डिफिनीशन कैसा होना चाहिए, आर्टिकल 36 से बताया गया है। फिर आप देखिए आर्टिकल 38, तो ये मना करता है कोर्ट को, कोर्ट काट दिया। इसका मतलब ये है कि कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। डीपीएसपी को रूल लागू करवाना ये कोई नियम या कानून लॉ के अंदर नहीं आता है, इट्स जस्ट शुड बी फॉलो, है ना, बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो, है ना। आर्टिकल 38 जो है वो तीन टाइप का जस्टिस बोलता है देने के लिए किसी भी आम नागरिक को। कौन सा जस्टिस, एक पॉलिटिकल जस्टिस, एक इकोनॉमिकल जस्टिस, ठीक है। और एक कौन सा जस्टिस हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा फाइनेंशियल जस्टिस, ठीक है। तो क्या मैंने बोला कि एक पॉलिटिकल जस्टिस, एक सोशल जस्टिस और एक इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल जस्टिस, जो भी बोल लो, है ना। 3 टाइप का जस्टिस जो है वो डिमांड करना है। आर्टिकल 39 एंड 39A ये क्या कहता है, देखो 39 कहता है इक्वल वर्क और इक्वल पेंशन मिलना चाहिए, ठीक है। इक्वल वर्क और इक्वल पेंशन मिलना चाहिए किसको, भाई जैसे मैं मैन हूँ, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ और एक वुमेन भी काम कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे जो तनख्वाह मिले और मैं सेम काम कर रहा हूँ जितनी वुमेन कर रही है और उसको जो है कम तनख्वाह मिले, बराबर मिलनी चाहिए। अगर इक्वल वर्क है तो इक्वल पेंशन मिलेगा, ये आर्टिकल 39 कहती है। 39 का ये कह रहा है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसको जस्टिस दिलवाना हो तो उसको इक्वल जस्टिस मिलेगा और फ्री लीगल एड भी मिलेगा। मतलब लीगल एड का मतलब है कि
सहायता, लीगल सहायता जो है वो भी फ्री प्रदान की जाएगी अगर ऐसा नौबत आए तो, ठीक है। अगर कोई डिमांड भी कर रहा है तो उसको देना है, सरकार की जिम्मेवारी है ये। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत है ना, विलेज पंचायत का डिमांड रखता है। आर्टिकल 41 जो है वो वर्क, एडुकेट और पब्लिक असिस्टेंस का बात करता है। किसको? जो अनएम्प्लॉयड हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनको क्या बात करता है? वर्क, एडुकेट और पब्लिक असिस्टेंस का, ठीक है। आर्टिकल 42 जो है वो किसी भी औरत को या किसी महिला को जो है मैटरनिटी रिलीफ के रिलेटेड आर्टिकल्स है कि उसमें उनको रिलीफ दिया जाए। अगर मान लीजिए वो कोई जॉब कर रही है तो उनसे उनको छुट्टी, अब जबकि मिलता भी मैटरनिटी रिलीफ के लिए है ना, तो वो भी प्रदान किया जाए। आर्टिकल 43 जो है वो वर्कर को रिलेटेड है। जैसे वेजेस टू वर्कर, वर्कर को एक सही वेज मिले, इसका जो है आर्टिकल 43 में बताया गया है कि जितना काम करे उससे बढ़िया उनको तनख्वाह मिले, उस आधार पर उनको तनख्वाह मिले। 43A बताया है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, मतलब वर्कर का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए आपके बिजनेस में। जैसे कि आपका बिजनेस है जिसमें वर्कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं या उनका जो खास काम है वही कर रहे हैं, आपकी जो पॉलिसीज़ है ना उसमें भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर का। फिर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बनना चाहिए जिसमें वर्कर का भी हिस्सेदारी होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है? जैसे भाई अमूल है, तो अमूल क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जिसमें जो वर्कर्स है वो कौन से हैं? जो किसान है, आम किसान है, उनका भी जो गाय का दूध है वो उस कंपनी को भेजा जाता है और उससे जो है उनकी भी आमदनी होती है और कंपनी भी, अमूल भी बहुत ज़्यादा वो क्या बोल रहे हैं उसको कि डेवलप करता है, प्रोग्रेस करता है। आर्टिकल 44 जो है वो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो 4-4 ये इक्वल है ना, इक्वल, तो 4-4 इक्वल होता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यही। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? सिविल कोड क्या है कि हमें जो है वो एक तरह का लॉ पूरे इंडिया में लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिए किसी का रिलीजियस लॉ जो है वो कुछ और कह रहा है, और जो एक एक होता है ना कि आइडियोलॉजी जो हमारा है, या फिर से एक कह लो कि अच्छा जो चीज़ होना चाहिए वो अगर नहीं हो पा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे मुस्लिम में कुछ ऐसे लॉ है जो जो हमारे फंडामेंटल राइट को तो मतलब कि रोकते ही हैं, साथ में क्या हुआ कि हम ये नैतिक मूल्यों के भी खिलाफ है। हिंदूज़ में भी क्या कुछ ऐसे लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा ना कि एक तरह का सिविल कोड बना देगा जिसमें इंसान एक तरह के लॉ को जो है सो इनहिबिट कर पाए। आर्टिकल 45 जो है वो है बच्चों के लिए, ठीक है, कि 0 से 6, 6 से 14, मतलब 0 से 6 साल का अगर वो बच्चा है ना तो उसको हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा। अगर वही 6 से 14 साल का बच्चा है तो उसके एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 45 कहता है। आर्टिकल 46 जो है वो कहता है एजुकेशन फॉर SC ST एंड वीकर सेक्शन, मतलब कि एजुकेशन जो है SC ST और वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए, आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल 47 जो है वो बात करता है कि किसी भी बच्चा में या इंसान में लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ उसको अच्छा मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 47 में ये भी कहता है कि भाई जैसे कि लिकर है, ये सब वो सबको बंद करवाना चाहिए, ज़्यादा उसको ऐसा नहीं करवाना चाहिए कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गया, तो लिकर वकर पे भी बंद। इसलिए गांधीयन, ये आर्टिकल 47 जो है ना गांधीयन वो आता है क्योंकि गांधीयन लिकर के बहुत खिलाफ थे। आर्टिकल 48 जो है वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पे बात करता है, ठीक है, कि पशुपालन और जो खेती है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और कैसे बढ़ावा देना चाहिए? आर्टिकल 48 से बात करता है इसका। आर्टिकल 48A जो है वो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जैसे नेशनल पार्क जितने हैं ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, फॉरेस्ट रिलेटेड कोई भी चीज़ है, इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई चीज़ है, ये आर्टिकल 48A में आता है। आर्टिकल 49 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट का बात करता है। जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके प्रोटेक्शन का बात आर्टिकल 49 करता है, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 जो है ना वो सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अगर एक साथ रहेगा फिर तो जुडिशरी पे दबाव पड़ने लग जाएगा एग्जीक्यूटिव का, इसलिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का बात करता है कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि ट्रम्प आए हमारे देश में और हम लोग जो है सो हल्ला उल्ला करके उनको भगा दिए, ऐसा नहीं। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का बात करता है कि हम लोग कैसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति और एक सिक्योरिटी रखना है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, बताइए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग USSR से लिए, रसिया से। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, सारा याद करना जरूरी नहीं है। जो पनिशेबल है ना, जो दंडनीय है वो याद कर लो, वो है AGI के, ठीक है, AGI के या याद कर लो 17
ये 9 और एक 11, एक साथ 9 11, ये AGI के। ए में है कि अगर आप फ्लैग का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना, नेशनल जो सिंबल है उनका वो नहीं करते हैं, तो आपको जो है वो दंड मिलेगा। जी जो है वो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट को आप प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि आप पोचिंग वगैरह करें और आपको छोड़ दिया जाए। आई जो है वो सेफगार्ड पब्लिक ड्यूटी है, जितने भी पब्लिक ड्यूटीज़ हैं उनको सेफगार्ड आप कीजिए, ऐसा नहीं है कि भैया गमला उमला उठा करके भाग जाए आप। के जो है वो है वही 11 जो अमेंडमेंट 86 2002 हुआ था, एजुकेशन 6 से 14 आपको देना ही देना है, नहीं दीजिएगा तो आपके पिताजी को जेल में रख दिया जाएगा। तो ये है आपका DPS मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट 5 में ना हम लोग यूनियन का बात करते हैं, ठीक है, जो 51 से 151 है, यहीं पे जो है दिक्कत प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये याद नहीं होता है। देखो प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट उसको क्योंकि 52 से स्टार्ट हो जाता है, सॉरी ये तो 52 से 151 है, ये मैंने 51 लिख दिया। 52 से लेकर 151 है। प्रेसिडेंट जो है उसको याद करने का एक नियम है, तुम याद कर लो ऐसे, पकानी कोका दुयोदशम। देखो पकानी कोका दुयोदशम, ठीक है, इसको 2-3 बार लिखोगे अपने से तो याद हो जाएगा। प से पद मतलब पोस्ट जो है प्रेसिडेंट का वो 52 में बात किया गया। 53 जो है का से कार्य का हेड मतलब जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है ना, वो कौन होता है, वो प्रेसिडेंट ही होता है ना। तो इसमें 53 में बात किया गया, ठीक है, कि जितने भी पावर है जैसे वो फाइनेंशियल पावर है, चाहे वो तुमको बोल लो तो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल पावर है, या फिर तुमको मिलिट्री पावर है, सारे जो होल्ड करते हैं ना वो प्रेसिडेंट ही होल्ड करते हैं। आर्टिकल 54 जो है वो निर्वाचन इलेक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 54 पाकानी नी से निर्वाचन, को से कोटा, मतलब कोटा का मतलब होता है कि आपको मिनिमम वोट कितना आएगा, ठीक है, कितना वोट आपको मिलना ही मिलना चाहिए। नहीं तो क्या क्या होता है ना कि अगर मान लिया 1/6 ऑफ द वोट अगर आपको नहीं मिला तो आपकी जमानत जब्त हो सकती है, ठीक है। तो ये बात करता है। पकानी को का से क्या हो गया, कार्यकाल यानी टेन्योर। टेन्योर कितना है तो 56 में बात करता है कि कितना टेन्योर होता है, तो 5 साल का टेन्योर होता है ना, कार्यकाल होता है। पकानी को का दू से होता है दोबारा, ठीक है, दोबारा दुयो दशम मतलब दोबारा। यो से होगा योग्यता और 10 हो गया कंडीशन, योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी, मतलब दोबारा इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपका दोबारा इलेक्शन हो सकता है, जैसे राजेंद्र प्रसाद है दोबारा इलेक्शन भी हो सकता था उनका। यो से योग्यता है कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए, कोई योग्यता नहीं है, बस आप कुछ भी रहें, बस आप ये है कि आपको एक प्रमोदन लाना पड़ेगा, यानी आपको जो है सो सिग्नेचर चाहिए पार्लियामेंट से, जिसमें लोकसभा से भी चाहिए राज्यसभा से भी चाहिए, ठीक है, ये है। 59 जो है कंडीशन, दायरा क्या क्या होना चाहिए कि वो क्या क्या नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इंसान जो है सो कहीं और भी जॉब कर रहा है, तो राष्ट्रपति बनने से पहले आपको कहीं भी जॉब नहीं करना होना चाहिए, है ना, या बनने से पहले नहीं, बनने के बाद। 60 हो गया पकानी कोका दुयो दशम, से हो गया शपथ, हो गया आर्टिकल 60 शपथ मतलब ओथ कौन दिलवाएगा, तो ओथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवा देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं ना। अब महाभियोग जो है इम्पीचमेंट, इनका इम्पीचमेंट बहुत ही भयानक रूप से होता है, मतलब आपको जो है पहले 15 दिन के अंदर आपको पहले बताना पड़ेगा, ये अनाउंस करना पड़ेगा, फिर आपको जो है सो 50% उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को 15 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें वो वापस से अपना स्पीच तैयार करके लाएंगे कि उन्हें क्यों नहीं हटाना चाहिए। उसके बाद कोर्ट अगर डिसाइड करती है पार्लियामेंट तो 2/3 मेजॉरिटी से फिर पास करवाना पड़ेगा, फिर जाके ये इम्पीच होते हैं। आर्टिकल 53 जो है वो प्रेसिडेंट का ऑल टाइप ऑफ पावर बताता है, और आर्टिकल 62 जो है वो एक प्रेसिडेंट का एक अलग रह गया, उसके बाद 63 से हम लोग वाइस प्रेसिडेंट चालू करेंगे। 62 जो है वो बताता है प्रेसिडेंट का वैकेंसी फील अंडर 6 मंथ, ठीक है, कि 6 अगर मान लिया प्रेसिडेंट का वैकेंसी खाली है या प्रेसिडेंट उस स्थान पे है नहीं, तो 6 महीने के अंदर आर्टिकल 62 लग करके वैकेंसी फिल होना चाहिए। अब हम लोग प्रेसिडेंट तो देख लिए, तो देखो प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट हम लोग कैसे याद रखेंगे, उसका भी है। 52 + 11 कर लो तो 63 और 64 होता है, ठीक है। यहाँ पे 63 जो है वो सेम यही है कि उपराष्ट्रपति, और सभापति जो है वो 64 है। तो इसको याद करने का उससे अच्छा क्या है ना, याद कर लो उस रानी का चूसाई, ठीक है, उस रानी का चूसाई। इससे क्या है कि ऊ से उपराष्ट्रपति, स से सभापति, रा से राष्ट्रपति जैसा, नी से निर्वाचन, है ना,
का से कार्यकाल, चू से चुनाव का शपथ, स से शपथ और ई से इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी में वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो ये है ना। मतलब कि 64 क्या है कि सभापति, यानी जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन भी होता है किसका, राज्यसभा का, ये है। राष्ट्रपति जैसा, राज से मतलब कि वो एक्ट एज ए प्रेसिडेंट कर सकते हैं जब वो नहीं हो प्रेसिडेंट, तो है ना। अब यही है बस, ये उस रानी का चूसा याद कर लोगे तो सेम ही है बिल्कुल, बस अरेंज्ड हो जाएगा। पार्टिंग पावर का देखते हैं, तो ये पार्टिंग पावर 72 और 161 है, ठीक है, 72 और 161 है। तो इसको याद कैसे करना है, देखो नीचे देखो, सेंटर और स्टेट में ना ज़्यादातर अंतर आता है +89 का। जैसे पार्टिंग है 72 है, इसमें 89 प्लस कर दो 161 है, तो ये जो 72 है वो तो प्रेसिडेंट का है, +89 161 तो ये गवर्नर का है, ठीक है। वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 आता है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस ये 74 है, इसमें 89 प्लस करो 163, ये गवर्नर से रिलेटेड आ जाता है। यानी अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर, ये 163 है स्टेट के मामले में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही अटॉर्नी जनरल को 89 प्लस करो 165 एडवोकेट जनरल। फिर ऑर्डिनेंस पावर जो है 123 है, और 123 213 गवर्नर में। सुप्रीम कोर्ट जो है 124 214 हाई कोर्ट में, 124 को 214 कर दो हाई कोर्ट, ठीक है। वैसे ही तुम देख सकते हो यहाँ पे 89 वाला काम आ रहा है, पार्टिंग पावर +89, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 +89 है ना। ड्यूटीज़ ऑफ पावर पीएम जो है वो 78 +89, पार्लियामेंट 79 80 +89 168, पार्लियामेंट मतलब संसद। फिर तुमको पता है ये 79 के बाद 80 आता है लोकसभा, 81 आता है राज्यसभा, ठीक है। राइट ऑफ प्रेसिडेंट जो स्पीच देते हैं प्रेसिडेंट वो 86 आता है, फिर 89 कर लो तो वो गवर्नर का स्पीच है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर 102, उसमें 89 करो 191। वोटिंग इन हाउस या कोरम जो होता है 1/10 वाला, कि अगर 1/10 नहीं रहता है तो वो हाउस उस समय रद्द कर दी जाती है बैठक, वो 100 है, 89 करो 189। मनी बिल जो है वो 110 है, उसमें 89 प्लस करो 199, ठीक है। वैसे ही एक्सेंट टू बिल जो प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं वो 111 है, 89 करो 200। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जिसको याद करना है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे आर्टिकल 80 अभी हमने बताया ही था कि पार्लियामेंट के बाद होता है लोकसभा, लोअर कोर्ट 545 सीट होता है इसमें। आर्टिकल 81 राज्यसभा 245 सीट होता है इसमें, ठीक है। फिर आर्टिकल 89 जो है वो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात करता है। जो हमारा चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो 89 चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 93 जो है वो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये 89 और 93 जो है वो ऐसे बिल्कुल देख लेना कंटेम्पररी, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 118 जो है वो बात करता है रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। देखो ये कुछ ऐसे रैंडम आर्टिकल्स इसलिए लिखे हुए हैं ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट से कभी कभी आ जाते हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, तो ये सब जो है ना वो जैसे बैठक है उनके बीच में जो सेशंस चलते हैं, 0 आवर सेशंस, 9 से 11 सेशंस, तो ये जितने भी सेशंस हैं वो आर्टिकल 118 में आते हैं, ठीक है। जितने कमिटीज़ है, पार्लियामेंट्री कमेटी बनता है, एडहॉक कमेटी बनता है, ठीक है, तो वो सारे कमेटी आर्टिकल 118 में आते हैं। फिर उसके बाद बात करें आर्टिकल 85 का, तो इसमें पार्लियामेंट्री सेशंस प्रोपगेशन डिसोल्यूशन बाय प्रेसिडेंट, मतलब कि जब पार्लियामेंट के जितने सेशन होते हैं ना, 3 सेशन होते हैं, है ना। तो ये जब जैसे बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है ना, और एक मानसून सेशन होता है, ये आर्टिकल 85 में आता है। आर्टिकल 86 जो है वो पार्लियामेंट का एड्रेस, जो हमने बात किया था पीछे भी, यहाँ पे देखो 86 जो है राइट ऑफ प्रेसिडेंट प्री स्पीच, तो वही ये सेम है एड्रेस टू पार्लियामेंट। 87 जो है स्पेशल एड्रेस है, जैसे बजट आएगा तो बजट से पहले जो है एक एड्रेस आएगा प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट वैसे स्पेशल एड्रेस देते नहीं है, वो फाइनेंशियल मिनिस्टर को भेज देते हैं। जब न्यू लोकसभा का गठन होता है तो भी प्रेसिडेंट का एक स्पेशल एड्रेस होता है ना, स्पेशल स्पीच होता है, आर्टिकल 87 में आता है। फिर हम लोग देखते हैं पैसे के मामला। देखो पैसा का मामला है ना तो 89 नहीं, एक एक्स्ट्रा लगा दो, +90 कर दो। जैसे बजट है, ठीक है, तो बजट आता है एनुअल फाइनेंशियल, वो 112 उसमें 90 जोड़ दो 202, वो स्टेट का है। अप्रोप्रिएशन बजट है वो 114, उसमें 90 जोड़ दो 204 स्टेट का। फाइनेंशियल बिल 117, 90 जोड़ दो 207 स्टेट का, ठीक है। तो यही है बस। उसके बाद इमरजेंसी हो गया। इमरजेंसी क्या है, अच्छा वैसे आर्टिकल 108 भी देख लेना, ज्वाइंट सिटिंग है। ज्वाइंट सिटिंग कब होता है पता ही है तुमको, जब जो लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ मत नहीं मिलता है तो ज्वाइंट सिटिंग करके उसको पास करवाया जाता है। इमरजेंसी जो है वो 352 356 360 है, यानी नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ठीक है।
इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ भी है, कैग जो कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो 148 में आता है, ठीक है, 148 में आता है। फाइनेंस कमीशन जो है वो 280 में आता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है 312 में आता है, और 3 जोड़ दो 315 में यूपीएससी। इलेक्शन कमीशन जो है वो 324 में आता है। लैंग्वेज जो है 343 में आता है। अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है 368 में आता है। नॉर्मल बिल जो है वो 107 में आता है, और फाइनेंशियल बिल 117 जो हमने याद ही कर लिया था। अब देखते हैं हम सारा पार्ट्स, ठीक है, मतलब इस पेज को बस आपने कंप्लीट कर लिया ना तो पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। 22 पार्ट्स होते हैं। अब देखो, पहला पार्ट यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 1 से 4, ठीक है। दूसरा सिटीजनशिप 5 से 11, ठीक है। उसके बाद तीसरा फंडामेंटल राइट 12 से 35। चौथा जो है वो डीपीएसपी है 36 से 51। पाँचवा है यूनियन 52 से 151। छठा है स्टेट 152 से 237, ठीक है। इसको आपको याद करना है, 3-4 बार लिख लेना है, वो अपने आप याद हो जाएगा। सातवां है वो, सातवां हट गया है बाई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7th पार्ट्स हट गया, ठीक है। आठवां जो है 8, तो इंडिया में कितने 8 ही यूनियन टेरिटरीज थे ना, तो अब यूनियन टेरिटरीज कितने हैं 8, तो पार्ट 8 239 है, 242। और 243 सबको याद रहता है, पंचायत होता है, पार्ट 9 में आता है पंचायत, ठीक है। 9A म्यूनसिपैलिटी, 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। फिर उसके बाद है 10वां एसटी, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ जितने भी हैं एसटी एरियाज़ हैं, वो 244 में आते हैं, 244 में, ठीक है। 11 जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन, 1 और 1 मतलब एक सेंटर एक स्टेट का, एक सेंटर का एक स्टेट का, तो सेंटर स्टेट रिलेशन आ गया 245 से 263, ठीक है। उसके बाद 12वां जो है वो फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड सूट्स 264 से 300, ठीक है। फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड सूट्स। आर्टिकल 13 जो है ट्रेड एंड कॉमर्स 301 से 307, ठीक है। तो देखो, फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड सूट्स 264 से कैसे याद करेंगे, तो रोहित शर्मा ने जब 264 रन मारा था तो क्या हो गया था, बहुत अमीर हो गया था ना, फाइनेंस प्रॉपर्टी सब आ गया था उसके पास, बहुत ज़्यादा रुतबा आ गया था। तो 264 से, और तुमको पता है 301 क्यों है लास्ट में, क्योंकि तुमको पता है फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 19F है, उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको मोरारजी देसाई ने 3100A में डाल दिया था, वही ये प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट 300A, तो 300A तक। फिर फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड सूट्स आर्टिकल 12 264 से 300A। फिर उसके बाद 13 से ट्रेड, देखो 13 ट्रेड, ठीक है, TT आ रहा है दोनों में ना, ट्रेड एंड कॉमर्स 301 से 307। उसके बाद हम बात करें तो सर्विसेज जो है, जैसे IAS है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें यूपीएससी आते हैं, वो जो है कब से कहाँ से स्टार्ट होता है, 308 से 323, 308 से 323। यही 14A में ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं, 323A, ठीक है। फिर उसके बाद 15 में पार्ट्स में इलेक्शन आता है, 15 में क्या आता है, इलेक्शन आता है, और 324 से 329A तक आता है। फिर उसके बाद स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेज, जिसमें 330 से 342 तक आता है। सर्टेन प्रोविज़न फॉर सर्टेन, जिसमें ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है ना, वो 330 से 342 तक आता है, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स को जितने रिजर्वेशंस है ओबीसी को, तो ये 330 से 342 में आता है। फिर लैंग्वेज देखें तो 343 से 351, लैंग्वेज 17वां पार्ट है, लैंग्वेज 343 से 351। 18वां इमरजेंसी प्रोविज़न है 352 से 360। मिसलेनियस जो है आर्टिकल पार्ट 19 है 361 से 367। पार्ट 20 जो है वो अमेंडमेंट है 368, ठीक है। पार्ट 21 जो है वो टेम्परेरी ट्रांजेक्शन्स जो है जितने सारे हैं, टेम्परेरी मतलब परमानेंट नहीं, 369 से 392, ठीक है। उसके बाद 22वां में है शॉर्ट टाइटल कमिंसमेंट, मतलब शॉर्ट टाइटल्स नाम क्या होना चाहिए, कमिंसमेंट क्या होना चाहिए, 393 से 395। और हमारा ये जो 22 पार्ट्स है ना, वही इसी में ख़त्म हो जाते हैं सारे आर्टिकल्स। इसको बस ये है कि इसको अब 3-4 बार आपको लिखना है खुद से। फिर शेड्यूल पे आते हैं, देखो शेड्यूल भी यहीं कंप्लीट हो जाएगा। शेड्यूल जो है वो टीयर ऑफ ओल्ड PM, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो TEAR, अभी आपको हाईलाइटर से डिनोट कर देते हैं, ओ T, ठीक है, EAR, टीयर्स, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। बस आपको ये याद रखना, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM याद हो जाएगा। T से क्या होता है, टेरिटरीज एंड स्टेट, मतलब कि जो स्टेट है टेरिटरीज है वो है। E से अमोलीमेंट्स, इमोलीमेंट है वेतन भत्ता जितने भी है वो E है, दूसरा। A से एफर्मेशन यानी ओथ, जितने भी ओथ वगैरह होते हैं वो तीसरा है। र से राज्यसभा का सीट जो भी है वो चौथा है।
पाँचवा जो शेड्यूल्ड एरियाज़ जो है वो पाँचवा में आते हैं। छठा अदर ट्राइबल एरियाज जो है वो सिक्स्थ है ना। एफ से हो गया ऑफ, फ से फेडरल लिस्ट जिसमें स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, ये सब है सेवन्थ में। एट्थ में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। नौवां जो है लैंड रिफॉर्म है। 10वां जो है डिफेक्शन लॉ है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन नहीं है, एंटी डिफेक्शन, ठीक है, एंटी डिफेक्शन, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अमेंडमेंट 52वां अमेंडमेंट 1985 में है। पंचायत जो है वो 11 में है। म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो 12वां में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 11वां 12वां भी हम लोग देखेंगे कि 11वां कब जुड़ा था, 12वां कब जुड़ा था, ये अमेंडमेंट्स में। देखो अमेंडमेंट्स भी इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं, तो आपका कुछ भी छूट ही नहीं रहा है यहाँ से। तो पहला अमेंडमेंट 1951 जो है लैंड रिफॉर्म हुआ था। 7th अमेंडमेंट 1956 लैंग्वेज स्टेट बनाया गया था फजील अली आयोग के द्वारा, है ना, लैंग्वेज स्टेट बनाया गया था। 8वां जो है 1960 में हुआ था, SC/ST का रिजर्वेशन को 10 साल और बढ़ा दिया गया था। 13वां अमेंडमेंट जो है 1963 में आया था, नागालैंड को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। 18वां जो है 1966 में पेप्सू जो है टूट गया था। पंजाब जो पहले पेप्सू था वो टूटा था, है ना, जिसमें हरियाणा, पंजाब, ये सब, चंडीगढ़ सब अलग अलग हुआ था। फिर 35वां जो है 1974 में सिक्किम को हाफ स्टेट का दर्जा मिला था, और 36वां 1975 में सिक्किम को फुल स्टेट का दर्जा मिला था। फिर 42वां 1976 तो पता ही है तुमको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कह लो, है ना, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो याद ही रखना है, ठीक है। उसके बाद 44वां 1978 में, मतलब यही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में तुमको सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सब जो है 3 जुड़ा था ना, वो जुट गया था इसमें, ठीक है। उसके बाद 44वां 1978 है, यही 44वां 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी क्या हुआ था, 300A में गया था। और अभी आपने याद किया 264 से 300A जो है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी और सूट्स है 12वां, है ना। उसके बाद आपको याद रखना है 52वां 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 10वां शेड्यूल्ड में है, ठीक है। तो ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। 61वां 1989 वोटिंग एज जो है 21 उम्र से 18 साल की उम्र कर दिया गया, और इलेक्शन कमीशन जो है उसमें 1 से हटा करके अब 3 मेंबर, मतलब 2 और मेंबर जुट गया, 3 मेंबर होने लग गया, ठीक है। फिर 65वां 1990 है, उसमें SC कमेटी का गठन हुआ। 89 2003 में ST कमेटी का गठन हुआ, और 102वां 2018 में OBC कमेटी का गठन हुआ। तो तीनों आपको याद कर लेना, ये अरेंज फॉर्म में है। 69 जो है वो 1991 में लिलियन पॉन्डिचेरी को विधानसभा का जो है वो प्राप्त हुआ। 1992 में दिलियन पॉन्डिचेरी जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकते हैं, वो भी उनको मान्यता प्राप्त हुआ। 71 1992 में नेपाल, मणिपुरी और कोंकणी, नमक आप याद रखिए, नमक, नेपाल, मणिपुरी, कोंकणी 8th शेड्यूल में आए, ठीक है, 8th शेड्यूल में आया। 73 जो है 1992 में पंचायत जो है वो 11th शेड्यूल में आया। अभी पंचायत हमने पढ़ा था यहाँ पे 11th, तो 11th शेड्यूल में कौन आया, पंचायत। 73rd और 74th में म्यूनसिपैलिटी आएगा 12th शेड्यूल में, ठीक है। 84वां 2002 में जो है वो सीट 2026 के लिए जुड़ा था, मतलब अभी तो जैसे पार्लियामेंट का सीट बढ़ा रहा है ना, 2026 में एलोकेशन हो रहा है सीट का पार्लियामेंट में, तो ये 84वां अमेंडमेंट 2002 हुआ था, जिसमें सीट जो है वो बढ़ेगा या घटेगा 2026 में तय होगा, ये 84वां अमेंडमेंट है, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे 86वां में 86th अमेंडमेंट 2002 21A एडुकेशन, आपने 10 बार पढ़ लिया ये आपको कहाँ आया था, AGI के भी आया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, और आर्टिकल 21 का A में भी है ये, है ना। 91 2004, और 91 से पहले 89th याद रखना है, जो कि 2003 में हुआ था, ST कमेटी, जो हम लोग ने यहाँ पढ़ा था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है 91 2004 में साइज ऑफ लोकसभा 15% जो है वो बढ़ गया था, ये मतलब कि 15% रहेगा, कम से कम मिनिमम 15% रहेगा, ये 91th अमेंडमेंट 2004 में तय हुआ था। फिर 99th अमेंडमेंट 2014 में कॉलेजियम तय हुआ था, मतलब कि जो कॉलेजियम होता है ना सुप्रीम कोर्ट के जजों का, वो 99th अमेंडमेंट 2014 में। 100वां अमेंडमेंट 2015 में इंडिया बांग्लादेश का जो रिवर डिस्प्यूट था वो ख़त्म हुआ था। 101वां जो है GST बिल लाया गया था, है ना, ठीक है। 101 2016, 102 2018 जो है OBC कमेटी आया था। 103 2019 जो है वो EWS बना था। 104 जो है एंग्लो इंडियन ख़त्म कर दिया गया था। 105 2021 SEBC, मतलब सेंटर और स्टेट का अलग अलग, सेंट्रल स्टेट अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास बनेगा, ये 2021 में आया था 105वां अमेंडमेंट। और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, अच्छा एक याद रख लीजिएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन याद रखिएगा, 21वां अमेंडमेंट 1967 में सिंधी जो भाषा है वो 22 लैंग्वेज होता है ना,
जो 8वां ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, इसमें 22 लैंग्वेज होता है टोटल, ठीक है। 22 लैंग्वेज में ये सिंधी भी आया था, और 92 2003 में बदमाश यानी बोडो डोगरी मैथिली संताली, बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भाषा जो है 92वां अमेंडमेंट 2003 में आया था, ठीक है। तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा। फिर जो लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट है वो 106वां है, नारी शक्ति अधिनियम बिल जो आया था अभी, जिसके कारण से कांग्रेस इतना हल्ला मचाया था। नारी शक्ति अधिनियम बिल 106वां अमेंडमेंट जो लेटेस्ट है वो। तो ये हमारा जो है पूरा पॉलिटी एक बार में कंप्लीट होता है। और देखिए, और वैसे ही जो है वो एक और वीडियो में जितने भी कंपनीज रूल से लेकर के, ठीक है, क्राउन रूल जितने भी आते हैं, ठीक है, 1935, फिर उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पूरा स्टार्ट हुआ, और यहाँ तक मतलब कि आपका यहाँ रिपब्लिक डे तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सिर्फ 2 पेज में, ठीक है। तो ये भी एक वीडियो में ख़त्म करवा दिया जाएगा, जिससे आपका पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाय।